बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टाइम टू मैथ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास सेट। इस टॉपिक में आज के लेक्चर में हम सेट के बारे में पढ़ेंगे, सेट की टाइप्स पढ़ेंगे, सेट पे जो ऑपरेशंस कैसे लागू होते हैं वो सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेट की डेफिनेशन देखते हैं। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स और एलिमेंट्स, यानी कि मुख्तलिफ चीज़ों, नंबर्स और एलिमेंट्स की जो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है, यानी कि ऐसी कलेक्शन जिससे हमें ये अंदाज़ा हो जाए कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस कलेक्शन से बिलोंग करता है, या फलां कलेक्शन से बिलोंग करता है या नहीं करता। जैसे कि हमारे पास आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, जैसे टी सेट अगर हम कहें तो हमें पता चल जाता है कि चाय के कुछ बर्तन हैं जिसमें थर्मस, चैनक, प्याली, कप, ये वगैरह इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होंगी, यानी कि वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसी तरह अगर हम कहें सोफ़ा सेट तो उसमें भी हमें पता चल जाता है। असल में सेट जो है वो मैथ का ही एक अखज़ करदा वर्ड आप कह लें, आप एक इस अखज़ करदा चीज़ है जो कि फिर बाकी दूसरे शोबों में भी इस्तेमाल की गई। तो इस तरह की कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जिसको देखते ही हमें पता चल जाए कि ये फलां चीज़ से, फलां सेट से बिलोंग करती है, उसे हम सेट कहेंगे। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स और एलिमेंट्स। ठीक है, अब अमूमी तौर पर हम जो कैपिटल लेटर्स होते हैं जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी, इन्हें हम सेट के नामों के लिए यूज़ करते हैं। सेट ए, सेट बी, सेट सी। और जो स्मॉल लेटर्स होते हैं ए बी सी अल्फ़ाबेट, जो स्मॉल इंग्लिश के होते हैं, इन्हें हम सेट के एलिमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो आगे देखते हैं हम सेट की टाइप्स। सेट तीन किस्म के सेट होते हैं, यानी कि सेट को डिस्क्राइब करने के तीन तरीके हैं, आप ये कह सकते हैं। तो देखते हैं वो तीन तरीके कौन से हैं। तो ये हैं 3 डिफरेंट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। पहला है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेकंड है टेबुलर फॉर्म एंड थर्ड है सेट बिल्डर मेथड। यानी कि ये तीन डिफरेंट तरीके हैं जिनसे हम सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, सेट की वजाहत कर सकते हैं, सेट को लिख सकते हैं, सेट को पहचान सकते हैं। तो पहला देखते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमारे पास क्या है? अ सेट मे बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट को वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर जब एग्जाम्पल भी दी थी तो बताया था टी सेट, सोफ़ा सेट, तो ये हमारे पास वर्ड्स में डिस्क्राइब किया हमने सेट को, तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। अगर हम इसी तरह देख लें हम कहते हैं सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे पास भी सेट होता है। जैसे कि अगर हम सेट कह लें ए सेट है हमारे पास, किसके बराबर है जी? ये सेट ऑफ वॉवल्स, सेट ऑफ वॉवल्स। अब इससे भी हमें पता तो चल रहा है कि किसकी बात की जा रही है। सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, हमें पता चल रहा है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो वॉवल्स हैं यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, उनका एक पूरा सेट रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसकी बात की जा रही है। तो ये इसकी होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जिसमें हमें वर्ड्स में सेट बता दिया जाता है और वर्ड्स को देखकर हमें पता चलता है कि ये किस सेट की बात हो रही है। जैसा कि अगर कह दें कि बी हमारे पास एक सेट है, किसका सेट है? ये टी सेट है हमारे पास बी, तो हमें पता चल जाएगा कि टी सेट की बात की जा रही है। उसमें क्या क्या एलिमेंट्स उसके क्या आते हैं वो हमें पता चल जाएगा। कप आता है, चैनक आती है, थर्मोस आता है, इस तरह की चीज़ें। तो आगे दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो है टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म क्या है जी? टेबुलर फॉर्म है हमारी अ सेट मे बी डिस्क्राइब्ड बाय लिसनिंग इट्स एलिमेंट्स। एक सेट जो है वो उसके एलिमेंट्स में भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। जैसा कि यहाँ पे मैंने कहा था कि सेट ऑफ वॉवल्स, अगर मैं कह दूँ कि सेट है जी हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे पास सेट है, यानी कि तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो मैंने अलग-अलग बता दिए हैं। कि इसी तरह अगर कह दूँ कि सेट है हमारे पास जी 1 2 3 4 5, ये हमारे पास सेट है।
तो ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म होगी। अगर मैं कह दूं कि 5 नेचुरल नंबर्स का सेट है तो ये मेरे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो जाएगी। तो इसी तरह ये देखें यहाँ पे ए हमारे पास सेट है AEIOU, ये हमारे पास इसकी टेबुलर फॉर्म होगी कि यानी कि वो सेट जिसमें तमाम सेट के एलिमेंट्स को बताया जाता है, सेट के हर एलिमेंट को बताया जाता है, वो उसकी टेबुलर फॉर्म होती है। इसी तरह बी हमारे पास एक और सेट है 1 2 3 4 5, ये मैंने बता दिया कि 1 2 3 4 5 हमारे पास एक सेट है, ये उसके एलिमेंट्स हैं, यानी कि तमाम हर एलिमेंट को मैंने अलहदा बता दिया, तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म होगी। और टेबुलर का एक और नाम भी है जिसे हम रोस्टर कहते हैं, टेबुलर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, रोस्टर फॉर्म, ठीक है जी। टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म जिसमें तमाम जो है एलिमेंट्स को वो अलग-अलग बताया जाता है, वो हमारे पास इसकी रोस्टर फॉर्म होती है। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है, जिसमें वर्ड्स में बताया जाता है। आगे हमारे पास तीसरी इसकी फॉर्म है जिसे हम सेट बिल्डर मेथड कहते हैं। अब ये सेट बिल्डर मेथड क्या है, सेट बिल्डर मेथड में हम एक प्रॉपर्टी को स्टेट करते हैं, एक प्रॉपर्टी लिखते हैं, तो जिसमें वो उस सेट के तमाम मेंबर्स के लिए इक्वली एक जैसा ही बिहेव करती है प्रॉपर्टी। यानी कि एक सेट है हमारे पास, हमने एक प्रॉपर्टी लिख दी, अगर हम सेट के तमाम मेंबर्स को इकट्ठा बयान करेंगे तो उस प्रॉपर्टी को बयान कर देंगे, लेकिन जब उस सेट के अलहदा मेंबर्स को, जैसे ये हमारे पास सेट है सेट ऑफ वॉवल्स, इसके अलहदा मेंबर्स यानी कि ए हमारे पास इसका एक अलहदा मेंबर है, उसके अलहदा मेंबर को जब हम डिस्क्राइब करने लगे, उसकी डेफिनेशन करने लगे, उसके अलहदा मेंबर की बात करने लगे, एक किसी भी आर्बिट्रेरी सेट मेंबर की बात करने लगे, तो हम एक सिंबल या एक लेटर को यूज़ कर देते हैं। और ये हम ये प्रॉपर्टी स्टेट करते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो देखिए ये हमारे पास प्रॉपर्टी है A इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास सेट है X सच दैट X is a vowel of English alphabet, is a vowel of English alphabet। अब ये क्या है कि हमारे पास A है, हमारे पास सेट X, A हमारे पास कोई सेट X है। अब X क्या है, ये दरमियान में जो लाइन है ये शो कर रही है सच दैट, यानी कि अब ये बयान करेगा कि X क्या है, X इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यानी A सेट हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट का एक सेट है। जैसे टेबुलर फॉर्म में हमने ये लिख दिया था, ये देखा हमें पता चल गया कि ये जी इंग्लिश अल्फाबेट का सेट है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमने वर्डिंग में लिख दिया कि A इज अ सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इसी तरह सेट बिल्डर मेथड में हमने ये एक प्रॉपर्टी स्टेट कर दी कि A हमारे पास सेट है जो कि X के बराबर है, और X क्या है, X इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब ये हमने प्रॉपर्टी स्टेट कर दी पूरे सेट के लिए, लेकिन किसी सेट के एक मेंबर की बात करेंगे तो हम कोई एक लेटर या कोई एक सिंबल यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर ये वॉवल्स का सेट है, हम किसी एक मेंबर A की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि A बिलोंग्स टू A, यानी कि ये जो एलिमेंट A है सेट जो कि वॉवल में है वो इस A सेट से बिलोंग करता है। तो इस तरह की जो हमारे पास फॉर्म होगी इसे हम सेट बिल्डर मेथड कहेंगे। और इसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इसे ऐसे डिस्क्राइब करेंगे कि दिस इज डन बाय यूजिंग अ सिंबल और लेटर फॉर एन आर्बिट्रेरी सेट, यानी कि किसी आर्बिट्रेरी सेट मेंबर के लिए ये एक लफ्ज या एक सिंबल, ये एक ही सिंबल है ना, किसी एक सिंबल से लिखा जाएगा एंड और स्टेटिंग द प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल द मेंबर, और तमाम मेंबर्स की जब बात करेंगे तो वो प्रॉपर्टी हम स्टेट करेंगे जो तमाम मेंबर्स में कॉमन है। A इज इक्वल्स टू X में तमाम मेंबर्स आ जाते हैं, तमाम मेंबर्स में कॉमन है। इसी तरह अगर हम ये A बिलोंग्स टू A हमने लिखा तो हमें पता चल गया कि
ए जो है वो सेट ए से बिलोंग करता है। इसी तरह सी है, अब सी वॉवल्स में तो नहीं आता, लेकिन एक मेंबर है, चलो इस सेट का नहीं मेंबर, एक मेंबर है सी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सी जो है वो वॉवल्स में नहीं आता, वॉवल्स में ए ई आई ओ यू आते हैं, और ए हमने कह दिया कि ए बिलोंग्स टू ए। लेकिन अगर हम ये कहें, ये कहना हो कि फलाना मेंबर जो है या फलाना जो एलिमेंट है वो इस सेट का मेंबर नहीं है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, सी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसी तरह अगर हम किसी एक मखसूस मेंबर ई की बात करें तो हम कहेंगे कि ई बिलोंग्स टू ए, और किसी मखसूस मेंबर डी की बात करें, किसी मखसूस एलिमेंट डी की बात करें जो कि इस सेट का मेंबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये हमारे पास है जी सेट बिल्डर मेथड। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये जो बिलोंग्स यानी कि ये जो है ये सिंबल बिलोंग्स टू, ये किसी भी एलिमेंट की मेंबरशिप का सिंबल है, यानी कि कोई भी एलिमेंट है उसकी इस सेट की मेंबरशिप की का ये सिंबल है। किसी मखसूस एक एलिमेंट की बात करेंगे तो, या दो एलिमेंट्स की बात करेंगे, या ऐसे हम कहेंगे कि ए ई ये बिलोंग्स टू ए, तो ये इसकी मेंबरशिप की साइन है। तो यहाँ पे हमारे पास सेट की तीनों तरीके हमने पढ़ लिए कि सेट को हम किन तरीक़ों से लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं या पहचान सकते हैं। फिर से देख लें तो पहले हमारे पास था डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जिसमें हमने पढ़ा था कि सेट जो है वो वर्ड्स में लिखा होता है, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था टेबुलर फॉर्म, जिसे हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। इसमें हमने पढ़ा है कि सेट के तमाम एलिमेंट्स को हम बाय लिसनिंग इट्स एलिमेंट्स हम इसे पहचानते हैं, यानी कि तमाम एलिमेंट्स को हम एक एक करके पढ़ते हुए सुनते हैं। सेट है हमारे पास ए ई आई ओ यू का, तो एक एक एलिमेंट को हम अलग-अलग देखते हैं। तीसरा हमारे पास है सेट बिल्डर मेथड। इसमें हमने पढ़ा था कि अगर हम पूरे सेट की बात करेंगे तो एक हम मखसूस जो है अपना प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ए इज इक्वल्स टू एक्स, और फिर x को सच दैट x को डिस्क्राइब करेंगे कि x क्या है। लेकिन अगर मखसूस किसी एक एलिमेंट की बात करेंगे तो हम लिखेंगे a बिलोंग्स टू a, यानी कि मखसूस एलिमेंट की मेंबरशिप की बात करेंगे तो हम बिलोंग्स का एक सिंबल या लेटर जो है इसे कह लें या सिंबल कह लें, वो हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास सेट के डिस्क्राइब करने के तीनों तरीके हमने पढ़ लिए। आगे हम पढ़ेंगे सेट की टाइप्स, सेट की इकसाम, कितनी किस्म के सेट होते हैं। आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ सेट। सेट की टाइप्स क्या हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, सेट की काफ़ी टाइप्स हैं, कुछ यहाँ लिखी हैं, कुछ फिर लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, हमारे पास है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? अ सेट विद ओनली वन एलिमेंट, एक सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो। एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, यानी कि हमारे पास एक सेट है ए, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, छोटा है, तो ये हमारे पास सिंगलटन सेट होगा। इसी तरह एक सेट है ए बी, इसमें सिर्फ हमारे पास एक एलिमेंट है 1, या एक एलिमेंट है 2, या एलिमेंट है हमारे पास कोई 5, नंबर है ना, ये कोई नंबर है हमारे पास 5, तो ये हमारे पास सिंगलटन सेट होगा। यहाँ पे भी ई, मिसाल के तौर पर सी, तो ये हमारे पास सिंगलटन सेट होगा, यानी कि अ सेट विद ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज सिंगलटन सेट। आगे है हमारे पास नल सेट। नल सेट क्या है? अ सेट विद नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, जो खाली सेट हो, उसे हम नल सेट कहते हैं, उसे हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं, और उसे हम वॉइड सेट भी कहते हैं। नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, इनमें से कोई भी सेट डिस्क्राइब किया गया हो तो आपको फौरन ज़हन में आ जाना चाहिए कि ये उस सेट की बात की जा रही है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। इसको लिखने के भी दो तरीके हैं, इसको हम फाई से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों तरीक़ों से हम नल सेट को, एम्प्टी सेट को, वॉइड सेट को लिख सकते हैं। अब
देखें, एक हमारे पास मिसाल के तौर पर सेट है ए इज इक्वल्स टू 0, तो क्या ये सेट जो है ये नल सेट होगा? नहीं, ये नल सेट नहीं है। क्यों? इसमें एक एलिमेंट है, 0 इज अ नंबर, 0 एक नंबर है, ठीक है। तो 0 ये खाली सेट तस्वर नहीं होगा। जो भी खाली सेट होगा यानी कि जिसमें कोई एलिमेंट, कोई नंबर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो हमारे पास नल सेट होगा। यहाँ इसमें 0 है और 0 जो है वो खाली सेट नहीं है, 0 एक नंबर है, 0 का एक अपना वजूद है, अपनी शनाख्त है। तो ये हमारे पास नल सेट नहीं होगा, ये हमारे पास सिंगलटन सेट होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है। ठीक हो गया जी। आगे हमारे पास इक्वल सेट्स। अब मिसाल के तौर पर दो हमारे पास सेट्स हैं। एक है सेट ए जिसमें हमारे पास नंबर्स हैं, मिसाल के तौर पर आप कह लें 1 2 3, और एक है हमारे पास बी जिसमें हमारे पास नंबर्स हैं 2 1 3। ये दो सेट हैं हमारे पास। अब ये दो सेट हमारे पास इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में सेम नंबर्स हैं, यानी कि टोटल नंबर्स भी दोनों में सेम है। इसमें भी 3 नंबर्स हैं और इसमें भी 3 नंबर्स हैं, और जो इसके नंबर्स के जो मेंबर्स हैं यानी कि 1 2 और 3, 1 2 और 3 तरतीब चेंज हो सकती है, तरतीब से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नंबर्स सेम है। तो ऐसे दो सेट जिनमें बिल्कुल हूबहू एक जैसे नंबर हों, तादाद भी एक जितनी हो और जो नंबर्स हों वो भी हूबहू एक जैसे हो, तरतीब चाहे जो भी हो, वो हमारे पास इक्वल सेट्स होंगे। तो दो ऐसे सेट्स जिन्हें हम लिखेंगे A इज इक्वल्स टू B। तो दो ऐसे सेट्स जिनमें नंबर्स बिल्कुल सेम हों वो हमारे पास इक्वल सेट्स होंगे। और आगे हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होगा हमारे पास? इक्विवेलेंट सेट्स दो सेट हैं हमारे पास जिनमें नंबर्स तो एक जैसे हैं, नंबर्स यानी कि तादाद एक जितनी है। साल के तौर पर ये 3 नंबर्स थे, ये भी 3 है, तो दोनों सेट्स में नंबर्स की तादाद 3 है, लेकिन जो नंबर्स अंदर हैं वो मुख्तलिफ हैं। तो वो हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स होंगे, इक्वल नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर ये एक सेट है ए, 1 2 3। दूसरा सेट है हमारे पास बी, 4 5 6। ये दो सेट्स हैं, इनमें नंबर्स, इसमें भी 3 नंबर हैं, इसमें भी 3 नंबर हैं, लेकिन इसमें 1 2 3 और इसमें 4 5 6, यानी कि जो इनके मेंबर्स हैं सेट्स के वो अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं है। या आप अगर इसको लिख लें 3 5 6 भी लिख सकते हैं आप। अब इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, एक मेंबर एक जैसा है। हमने वो देखने हैं जिसके तीनों मेंबर्स एक जैसे होंगे, वो इक्वल सेट्स होंगे। और अगर तीनों में से एक मेंबर भी डिफरेंट होगा या तादाद में ऊपर नीचे होगा तो वो इक्वल सेट्स या इक्विवेलेंट सेट नहीं होंगे। अब ये नंबर्स जो हैं इनमें तादाद एक जितनी है लेकिन नंबर्स डिफरेंट हैं, तो ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं। और इक्विवेलेंट सेट्स को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि वो सेट्स जिनमें नंबर्स यानी कि तादाद एक जैसी हो लेकिन जो उनके मेंबर्स हों वो अलग अलग हों, वो एक ना हो, वो हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। अगर यहाँ पे तादाद भी एक जितनी ना होती, मिसाल के तौर पर 1 2 3 है, 3 5 6 और 7 एक और नंबर, यानी कि इसमें 4 नंबर हो जाते हैं और इसमें 3, तो ये इक्विवेलेंट सेट्स नहीं रहते। इक्विवेलेंट सेट्स के लिए नंबर्स की तादाद एक जैसी, मेंबर्स की तादाद एक जितना होना ज़रूरी है। आगे है हमारे पास जी सब सेट। अब सब सेट कौन सा होता है? एक सेट जो if every element of a set A is an element of set B, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर हम देख लें कि हमारे पास एक सेट है A, ये सेट है A-E-I-O-U, और एक दूसरा सेट है B, A-E-O
आई यू, मैंने तरतीब थोड़ी डिफरेंट कर दी है। तो बी का जो हर मेंबर है वो ए का मेंबर है, क्या हम लिख रहे हैं ए ई ओ तक। बी के जो मेंबर्स हैं, बी में ए है तो ए में भी ए है, ई है तो ई है इसमें भी, ओ है तो इसमें भी ओ है। अब बी का हर मेंबर ए का भी मेंबर है तो बी जो है वो ए का सबसेट होगा। तो इसको हम लिखेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए। सॉरी तरतीब थोड़ी चेंज मैंने, ये इस तरह, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी कि हमारे पास एक सेट था ए, समझ आ गई, फिर एक दूसरा सेट है हमारे पास बी, हमने उन दोनों को कंपेयर किया तो हमने देखा कि बी के तमाम मेंबर्स जो हैं वो ए में भी मौजूद हैं, जबकि ए एक सेट है। हमें ये पहले पता है कि ए एक सेट है और एक दूसरा सेट हमें दिखाया गया, तो हमने कंपेयर किया, हमने देखा कि बी के तमाम मेंबर्स ए में मौजूद हैं, तो बी हमारे पास जो है वो ए का सबसेट बन गया। अब सबसेट में आगे दो होते हैं सेट्स, एक होता है प्रॉपर सबसेट और एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट होता है कि ए हमारे पास सेट है मिसाल के तौर पर, और बी इसका सबसेट है। ए में 5 मेंबर्स हैं और बी में 4 मेंबर्स हैं, तो बी जो है वो ए का प्रॉपर सब सेट होगा, या बी में 3 मेंबर्स हैं, जैसे कि ये ऊपर वाला सेट। इसमें देखें ए में कितने मेंबर हैं, 1 2 3 4 5, और बी में कितने हैं, 1 2 3, यानी कि ए असल जो सेट है, असल सेट से 2 मेंबर्स कम हैं बी में, तो इसका मतलब है कि बी जो है वो ए का प्रॉपर सबसेट है। इसे हम लिखेंगे बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। सबसेट के लिए ये है अलामत और प्रॉपर सबसेट के लिए ये अलामत है। समझ आ गई प्रॉपर सबसेट की। अब फिर एक और देख लें, ए है इज इक्वल्स टू 1 2, ए हमारे पास ये एक सेट है गिवन, बी है एक और सेट 1। अब बी में पहले तो ये देखना है क्या बी ए का सबसेट है, तो देखेंगे ए में 1 है तो बी में 1 है तो ए में भी वो 1 मौजूद है। इसका मतलब ये है कि बी जो है वो ए का सबसेट है। अब देखना है क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। प्रॉपर देखने के लिए हम देखेंगे कि ए में जितने नंबर्स हैं, जितने मेंबर्स हैं, क्या बी में उससे कम मेंबर्स हैं। अगर कम हैं, कम से कम एक मेंबर तो लाजमी कम होना चाहिए, 2 कम हो जाए, 3 कम हो जाए, जितने मर्जी कम हो जाए। अगर कम है तो बी जो है वो ए का प्रॉपर सबसेट होगा। अगर कम नहीं है, यानी कि बी में भी उतने ही मेंबर्स हैं जितने ए में मेंबर्स थे, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, बी इज इक्वल्स टू 1 3 2, बी में भी उतने ही मेंबर्स हैं जो ए में थे, बी में भी वो ही सेम मेंबर्स हैं जो ए में थे, तो बी जो है वो ए का इम्प्रॉपर सबसेट होगा। अब इस हालत में भी बी जो है वो ए का सबसेट तो होगा, लेकिन वो इम्प्रॉपर होगा। प्रॉपर वो उसी सूरत में होगा अगर बी में ए से मेंबर कम होंगे। अगर बी में ए से मेंबर कम नहीं है, बी में सेम वो ही मेंबर हैं जो ए में हैं, तो इसका मतलब ये है कि बी जो है वो ए का इम्प्रॉपर सबसेट होगा। और ज़रा पीछे आए, इक्वल सेट पे आए, तो क्या इक्वल सेट ये बी जो है वो ए का इम्प्रॉपर सबसेट नहीं है। अगर हम ए को सेट तसव्वुर कर लें, वैसे तो हमें यहाँ नहीं बताया गया कि सेट कौन सा है और सब सेट कौन सा। अगर हम तसव्वुर कर लें कि ए हमारे पास सेट है, तो क्या बी जो है वो ए का इम्प्रॉपर सबसेट नहीं है। इसी तरह यहाँ पे अगर देखें, अगर ये हों ए बी सी और इसके भी हों सी बी ए, तो सेम एलिमेंट्स हैं, एक जितने हैं सेम नंबर्स हैं, बस तरतीब में फ़र्क है, तो बी जो है वो ए का इम्प्रॉपर सबसेट होगा और इसको हम लिखेंगे बी इज इक्वल्स टू ए। यहाँ पे भी देखेंगे, ये नहीं लिखा था ए इज इक्वल्स टू बी, तो इसका मतलब यह है कि इक्वल सेट्स हों, तो
और उसमें एक सेट हो और दूसरा सब सेट हो, तो सब सेट जो है वो सेट का इम्प्रॉपर सब सेट होगा। आइए अब आगे देखते हैं, आगे टाइप्स और कौन सी हैं। आगे है जी हमारे पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? द सेट विच कंटेन्स all elements under consideration is known as universal set। यानी कि वो सेट जिसमें तमाम एलिमेंट्स मौजूद हों अंडर कंसिडरेशन, यानी कि उस वक्त जो ज़रूरत हो, जो कंसीडर किए जाएं, जो कंसीडर किए जा रहे हों, वो तमाम एलिमेंट्स जिस सेट में मौजूद हों वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट कहलाता है। और यूनिवर्सल सेट को हम यू से जाहिर करते हैं। यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय यू। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? वो सेट जिसमें तमाम एलिमेंट्स मौजूद हों अंडर कंसिडरेशन, यानी कि वो जो एलिमेंट्स कंसीडर किए जा रहे हों वो तमाम जिस सेट्स में मौजूद हों उसे हम यूनिवर्सल सेट कहलाते हैं, या फिर यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स भी कहते हैं। इसे यूनिवर्सल सेट को यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स भी कहते हैं। अब आगे देखें, आगे हमारे पास पावर सेट। अब पावर सेट ज़रा एहतियात से समझना कि क्या होता है। पावर सेट होता है अगर कोई सेट हमारे पास मौजूद है, ठीक है, और उस सेट के जितने भी मुमकिन सब सेट होंगे, जितने भी मुमकिन सब सेट होंगे, उन तमाम सब सेट्स को मिलाकर एक सेट बना दिया जाए तो वो हमारे पास पावर सेट है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सेट है S इज इक्वल्स टू ABC, ये सेट है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसके सब सेट्स कौन कौन से हैं जो मुमकिन है। अगर पावर सेट इसका देखें, पावर सेट हमारे पास होगा set of all subsets, all possible subsets। Power set is the power set of a set S denoted by P of S is the set containing all the possible subsets of S। ठीक है, तमाम इसके सबसेट्स जो होंगे उनका जो सेट होगा वो हमारे पास पावर सेट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, इसका सबसेट पहला है 5 एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जो है वो किसी भी सेट का सबसेट ज़रूर होता है। अगर कोई भी सेट हो उसका सबसेट कोई भी नहीं है, गिवन कोई भी नहीं है मिसाल के तौर पर, तो एम्प्टी सेट लाजमी उसका सबसेट है। पहला है एम्प्टी 5, दूसरा है ए जो है वो S का सबसेट है ना, तीसरा है B, ये सिंगलटन सेट है, और तीसरा है C। 3 सेट आ गए हमारे पास, 4। अब ये तीनों इसके सबसेट हैं। अब अगला जो सेट हम लिखेंगे वो है AB, ये भी इसका सबसेट है ना, 2 एलिमेंट्स है इसमें, वो इसमें मौजूद है ना, तो इसका मतलब है कि इसका सबसेट है। अब आगे देखेंगे AC, ये भी सबसेट है। अब आगे देखेंगे BC, ये भी सबसेट है। A भी हो गया, B भी हो गया, C भी हो गया, AB भी हो गया, AC भी हो गया, BC भी हो गया। अब तीसरा होगा ABC, ये भी इसका सबसेट है ना, ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट है। बाकी सारे इसके प्रॉपर सेट से, ये एमसी सेट, ये भी प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर 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 और इम्प्रॉपर, क्योंकि इन सब में जो एलिमेंट्स थे वो असल सेट के मेंबर्स से एक कम अज कम था, लेकिन इसमें एग्जैक्ट वही हैं जो उसमें थे तो ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट होगा। तो ये हैं इसके जनाब सबसेट्स, और इन इसके सबसेट्स को मिलाकर जो सेट हमने बनाया वो इसका है पावर सेट। अब पावर सेट जो है वो डिनोट होता है P ऑफ S, इसको हम
पावर सेट कहते हैं। अब एक और देख लें कंडीशन, इफ एस इज फाइनाइट, इफ एस इज फाइनाइट, फाइनाइट मतलब महदूद, जैसे कि ये सेट ए बी सी फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, आगे चलता नहीं गया। अगर ये इस तरह होता है ए बी सी की जगह पे नेचुरल नंबर्स होता 2 3 और ये अनलिमिटेड होता, तो ये इनफाइनाइट होना चाहिए, लेकिन ये ए बी सी है तो ये इसका फाइनाइट सेट है। इफ एस इज फाइनाइट यानी कि इफ एस फाइनाइट हो, इस तरह हो, तो फिर विद एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू एम। यहाँ पे एम क्या है, एम है, एम रिप्रेजेंट करता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट एस, यानी कि नंबर ऑफ फाइनाइट होगा तो इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेट ऑफ एस के होंगे वो कोई नंबर तो होगा। जैसे अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एन ऑफ एस है 3, ऐसे ही ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3, तो ये सेट इज एफ इज फाइनाइट विद एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू एम। ठीक है जी, तो फिर क्या होगा, तो फिर देन एन ऑफ पी ऑफ एस, एन ऑफ पी ऑफ एस यानी कि नंबर्स ऑफ पावर सेट, ये था नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ सेट था m, तो नंबर ऑफ पावर सेट होगा 2 पावर m, यानी कि यहां पर हम देखें कि n ऑफ p ऑफ s यानी कि नंबर ऑफ पावर सेट क्या होंगे 2 पावर m, m हमने यहाँ पर 3 लिया हुआ है 2 पावर 3, तो ये क्या करेंगे 2 2 बार 4 4 2 बार 8, यानी कि नंबर ऑफ पावर सेट जो होंगे वो 8 होंगे। जरा ये काउंट करें कि कितने बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही नहीं बनते। तो ये हमें फार्मूला बताया गया है फाइनाइट सेट हो उसके पावर सेट के नंबर्स मालूम करने का, जिससे हम अगर किसी भी सेट का पावर सेट लिखें और ये देखना हो कि क्या हमने ठीक लिखा है, तो हम इस फार्मूले से उसके नंबर निकाल लें और वो नंबर काउंट कर लें, वो देख लें अगर नंबर 1 जितने हैं तो इसका मतलब है कि हमने तकरीबन ठीक ही लिखा है। तो फिर से देख लें, इफ एस इज फाइनाइट, अगर एस कोई फाइनाइट सेट है और एन ऑफ एस यानी नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट जो हैं वो एम है, एम मतलब जितने वो नंबर्स हैं फाइनाइट है तो कुछ नंबर तो होंगे 4 होंगे 5 होंगे, जैसे यहाँ पर 3 थे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट यानी कि उसके पावर सेट के जो एलिमेंट्स होंगे जो मेंबर्स होंगे वो हमारे पास 2 पावर m होंगे। यहाँ 2 पावर 3 था क्योंकि ये 3 नंबर थे, तो 8 बने थे जो कि हमने काउंट भी कर ली, हमारे पास 8 ही बने। तो यहाँ पे हमारे पास सेट की जो टाइप्स हैं वो एंड हो जाती हैं, यही हमारे पास टाइप्स थी। फिर से एक दफ़ा दोहरा लें तो टाइप्स हमारे पास जो सेट की थी वो थी सिंगलटन सेट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक नंबर मौजूद हो। आगे था एम्प्टी सेट जिसमें कोई एलिमेंट कोई नंबर मौजूद ना हो, कोई मेंबर ना हो। आगे था इक्वल सेट, 2 सेट हों और उनमें जो एलिमेंट हों जो मेंबर्स हों वो एक जैसे हों, सेम हों, वो इक्वल सेट होंगे। आगे था इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट क्या था, अगर 2 सेट हों उनमें जो एलिमेंट्स जो मेंबर्स हों उनकी तादाद तो एक जितनी हो लेकिन वो सेम ना हो तो वो इक्विवेलेंट सेट होंगे। आगे था सब सेट, अगर ए एक सेट है और बी जो है वो उसका सब सेट है, वो उसका सब सेट कब बनेगा, अगर उसमें भी वो ही एलिमेंट मौजूद होंगे जो ए में मौजूद थे, चाहे उससे कम हो चाहे उसके बराबर हों, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, तो वो उसका सब सेट बन जाएगा। प्रॉपर सब सेट, अगर बी के जो ए सेट है और उसका सब सेट बी है, बी में ए से कम अज़ कम एक सेट कम होगा, उसका प्रॉपर सब सेट बन जाएगा। इम्प्रॉपर सब सेट, अगर बी और ए के दोनों के एलिमेंट्स एक जैसे हों, एक जितने हों, एक जैसे सेम हो, तो वो बी ए का इम्प्रॉपर सब सेट बन जाएगा। आगे था यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट द सेट विच कंटेन ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन, वो सेट जो तमाम एलिमेंट्स रखता हो, जिसमें तमाम एलिमेंट्स मौजूद हों जो उस वक्त एलिमेंट्स कंसीडर किए जा रहे हों, यानी कि जो सेट्स दूसरे सेट्स में एलिमेंट्स यूज़ किए जा रहे हों, 2 सेट या 3 सेट्स में
वहाँ पे एक ऐसा सेट भी हो जिसमें वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद हों, वो उसका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। आगे है पावर सेट। पावर सेट क्या था? पावर सेट हमारे पास था द सेट of a power set of a set S denoted by P of S is the set containing all the possible subsets of S। वो सेट जो S यानी कि सेट के जो असल में सेट है, उस सेट के तमाम सब सेट का जो सेट होगा उसको हम पावर सेट कहेंगे। किसी भी सेट के सब सेट्स को मिलाकर एक सेट बना दिया जाए तो उसको हम पावर सेट कहलाएंगे। और पावर सेट के नंबर्स मालूम करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला था। अगर वो सेट फाइनाइट है और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स m हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट जो होंगे वो 2 पावर m होंगे। आगे हमारे पास टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स में पहला जो है यूनियन ऑफ 2 सेट्स और फिर है इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। यूनियन ऑफ 2 सेट्स में क्या है? A यूनियन B, ये यूनियन की अलामत है, ये U नहीं है, ये यूनियन की अलामत है। इस तरह A यूनियन B इज इक्वल्स टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A और यानी कि या और ये और की अलामत है इस तरह। और X बिलोंग्स टू B, A यूनियन B is equals to X such that X belongs to A और X belongs to B। यानी कि कोई से 2 सेट हों A और B और उनको यूनियन मालूम करना हो तो A यूनियन B वो सेट होगा, यानी कि उन एलिमेंट्स का सेट होगा जो एलिमेंट्स A में मौजूद हों या B में मौजूद हों। यानी कि जो एलिमेंट्स A और B में दोनों में मौजूद हों उन सब को मिलाकर लिख देने से यूनियन ऑफ सेट होगा। मिसाल देखते हैं, ए सेट है हमारे पास, A इज इक्वल्स टू 1 2 4, B इज इक्वल्स टू 2 5 8। ये 2 सेट है हमारे पास, A यूनियन B, A यूनियन B। यूनियन सेट क्या होगा हमारे पास? 1 2 4 5 8। A union B is equals to X such that X belongs to A or X belongs to B। A union B is equals to set of that elements which belongs to A or which belongs to B। यानी कि A 1 इसमें मौजूद था, 2 मौजूद था, 4 मौजूद था। इसमें 2 मौजूद था लेकिन 2 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो एक एलिमेंट 2 दफ़ा नहीं लिखना। 5 8 यानी कि वो एलिमेंट्स जो या A में मौजूद हों या B में मौजूद हों, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिलाकर लिख देने से जो सेट हमारे पास बनता है वो यूनियन ऑफ 2 सेट कहलाता है। अब देखिए इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट इज इक्वल्स टू X such that X belongs to A and X belongs to B। ये and X belongs to B यानी कि set of those elements which belongs to A and belongs to B, यानी कि वो एलिमेंट जो A में भी मौजूद हों और B में भी मौजूद हों, उन एलिमेंट्स को मिलाकर लिख देने से जो सेट बनता है हमारे पास उसे A इंटरसेक्शन B कहते हैं। A इंटरसेक्शन B, उसे इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स कहते हैं। इन सेट्स में से देख ले 1 2 4 2 5 8, इन दोनों में कॉमन क्या है? यानी कि ऐसा एलिमेंट जो दोनों में मौजूद है, 2 दोनों में मौजूद है ना, तो इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 सेट्स विल बी 2। समझ आ गई? यूनियन वो होगा सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू A और विच बिलोंग्स टू B, यानी कि उन सेट का एलिमेंट्स जो या A में मौजूद हों या B में मौजूद हों, उन दोनों को मिलाकर लिख देने से, और एक एलिमेंट 2 दफ़ा नहीं लिखना, उनको यूनियन ऑफ सेट कहा जाता है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू A एंड बिलोंग्स टू B, उन एलिमेंट्स का सेट जो A में भी मौजूद हो और B में भी मौजूद हो, यानी जो दोनों सेट्स में कॉमन हो, उनको इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स कहा जाता है। और जो दोनों में से किसी एक में भी मौजूद हो उसको यूनियन ऑफ
टू सेट्स के जो यूनियन ऑफ टू सेट्स का जो सेट है उसमें लिखा जाता है। आगे देखते हैं जी। अब आगे हमारे पास जो ऑपरेशन है वो है डिसजॉइंट सेट्स। अब डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं कि अगर इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स एम्प्टी सेट आ जाए तो वो हमारे पास जो दो सेट्स होंगे वो डिसजॉइंट सेट्स होंगे। अब इंटरसेक्शन कब एम्प्टी होगा? इंटरसेक्शन तब एम्प्टी होगा जब दोनों सेट्स में से कोई एक भी कॉमन मेंबर नहीं होगा, कोई एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये देखिए, हमने एक सेट लिया ए 1 2 3 और बी सेट लिया 4 5 6, दोनों का इंटरसेक्शन है, दोनों में से एक भी मेंबर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी आ गया, तो ये हमारे पास दोनों डिसजॉइंट सेट्स होंगे। तो इससे क्या पता चला कि डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं जिन दोनों सेट्स में एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, एक भी मेंबर एक जैसा ना हो। जैसा कि नाम से ही जाहिर है डिसजॉइंट सेट यानी कभी ना मिलने वाले सेट। आगे हमारे पास ओवरलैपिंग सेट। If intersection of two sets is non-empty but neither subset of the other, यानी कि अगर हमारे पास दो सेट्स हों और उनका इंटरसेक्शन हमारे पास नॉन एम्प्टी हो लेकिन उन दोनों में से एक सेट भी दूसरे सेट का सबसेट ना हो, वो हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स होंगे। जैसा कि मिसाल के तौर पर ये दो सेट्स हैं ए एंड डी। ए हमारे पास है 2 3 4 5 6, बी है 5 6 7 8 9 10। ठीक हो गया। दोनों के इंटरसेक्शन लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखेंगे तो दोनों के इंटरसेक्शन में 5 और 6 कॉमन है, तो 5 और 6 इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स बन गया। अब दूसरी कंडीशन है बट नाइदर सबसेट्स ऑफ द अदर, लेकिन इन दोनों में से कोई भी दूसरे का सबसेट नहीं है। कैसे? हमने पढ़ा था कि सबसेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो दूसरे ओरिजिनल सेट यानी कि सबसेट का जो ओरिजिनल सेट होता है उसे सुपर सेट कहते हैं। जो सुपर सेट में होंगे उससे कम से कम एक भी उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, या उसके बराबर होंगे या उससे कम होंगे। एक अब देखें 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर हम इसका सब सेट बनाने लगे तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें सारे वो एलिमेंट्स होने चाहिए जो इसमें होंगे, लेकिन इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, 5 और 6 है दोनों में, लेकिन 2 3 और 4 तीन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बी में नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ए बी का सबसेट नहीं है। अब इसी तरह इसमें देखें तो इसमें 7 है 8 है 9 है 10 है, इसमें 7 8 9 10 नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 4 एलिमेंट्स इसमें ऐसे हैं जो कि इस ए सेट में नहीं है, तो इसका मतलब है कि बी भी ए का सबसेट नहीं है। सबसेट होने के लिए ज़रूरी है वही सेट में एलिमेंट्स मौजूद होंगे जो सुपर सेट में होंगे। तो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही होंगी तो वो दो सेट्स हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स होंगे। आगे हमारे पास है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का डिफरेंस कैसे फाइंड करना? दो सेट हैं ए एंड बी, उनका डिफरेंस होगा a माइनस बी या b माइनस a। ये दोनों कंडीशंस ही होती हैं उनके डिफरेंस में। तो पहली कंडीशन देखते हैं a माइनस बी। a माइनस बी इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, यानी कि a माइनस बी उन सेट का उन एलिमेंट्स का सेट होगा जो कि a में होंगे लेकिन b में नहीं होंगे। समझ आ गई? यानी कि ए में से हमने वो एलिमेंट निकाल देने हैं जो बी में भी मौजूद हैं, तो वो हमारे पास ए माइनस बी होगा। इसी तरह बी माइनस ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर बी माइनस ए होगा तो हमने उन एलिमेंट्स का सेट लेना है जो कि बी में तो होंगे लेकिन ए में नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सेट है ए इज इक्वल्स टू ये बी हमारे पास है ये दो सेट है हमारे पास। हमने मालूम करना है a माइनस बी यानी डिफरेंस ऑफ दीज टू सेट, ये हमने मालूम करना है। अब a माइनस बी क्या होगा? a में से हमने b के वो एलिमेंट निकाल देने हैं जो b में भी a के हमने वो एलिमेंट निकाल देने हैं जो b में भी मौजूद हैं।
मिसाल के तौर पर एक बी में है, नहीं है, एक लिख लेंगे। दो बी में है जी, दो बी में मौजूद है तो दो हम निकाल देंगे, दो नहीं लिखेंगे। तीन बी में मौजूद है तो तीन भी हम निकाल देंगे, तीन भी नहीं लिखेंगे। और फिर आगे चार लिखेंगे। अब बी में एक इजाफी एलिमेंट मौजूद है 5, इसको हम नहीं लिखेंगे। बी के हम किसी भी एलिमेंट को नहीं लिखेंगे, यानी कि सीधी सीधी बात ये होगी कि हम a माइनस बी करेंगे तो b के किसी भी एलिमेंट को हम अपने रिक्वायर्ड सेट में a माइनस बी के सेट में नहीं लिखेंगे। इसी तरह अगर हम b माइनस ए करेंगे, b माइनस ए करेंगे तो हम किसी भी a के एलिमेंट को नहीं लिखेंगे। 2 a में है, 2 नहीं लिखेंगे। 5 a में नहीं है, 5 लिख लेंगे। 3 a में मौजूद है, 3 भी नहीं लिखेंगे। तो हम किसी भी a के एलिमेंट को नहीं लिखेंगे। तो समझ आ गई a माइनस बी यानी डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होता है। अब यहाँ पर एक और कंडीशन देख लें, a माइनस बी डज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए, यानी कि a माइनस बी जो है वो b माइनस ए के बराबर नहीं होता। आगे है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, a एक सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x such that x belongs to u यानी कि यूनिवर्सल सेट, एंड x does not belongs to a यानी कि a का कॉम्प्लीमेंट होगा u माइनस ए। जिस तरह यहाँ a माइनस बी किया था, इसी तरह u माइनस ए कर देना है। यानी कि जो यूनिवर्सल सेट होगा उसमें से a के सेट्स को, a के एलिमेंट्स को निकाल देंगे, पीछे जो एलिमेंट बच जाएंगे वो हम लिख लेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास यूनिवर्सल सेट है ये 1 2 3 4 5, ये हमारे पास एक मिसाल के तौर पर यूनिवर्सल सेट है। एक सेट है हमारे पास a 2 3, ये हमारे पास सेट है a। हमने मालूम करना है a का कॉम्प्लीमेंट, इसको इस तरह भी लिखते हैं, ऊपर c भी छोटा डाल देते हैं, जो समझ लिख लें। तो a का कॉम्प्लीमेंट है u माइनस ए, यानी कि u के एलिमेंट्स में से a के एलिमेंट निकाल देने हैं, यानी कि a का एक भी एलिमेंट नहीं लिखना, पीछे जो u के बाद जाने हैं वो लिख देने हैं। 1 लिख देंगे, 2 नहीं लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोनों a में मौजूद है। 4 5, तो u माइनस ए यानी a का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये सेट बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑपरेशन ऑन सेट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गया। यही हमारे पास ऑपरेशन थे जो कि हमने मालूम कर आगे क्वेश्चन में सॉल्व करने हैं। बुक में जो हमारे पास दिए गए हैं 2 सेट्स के लिए, आगे वेन डायग्राम है, फिर ऑपरेशन ऑन 3 सेट्स है, वो भी इसी तरह ही होंगे, लेकिन बस ये होगा कि सेट्स जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। और 3 वाले जो ज़्यादातर ऑपरेशन होंगे वो यूनियन और इंटरसेक्शन वाले ही होंगे, जैसे कि ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी, ये ऑपरेशन हो गया 3 सेट्स का। ए यूनियन बी इनटू यूनियन सी, यानी कि इनटू ए यूनियन बी आगे यूनियन सी। तो ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उनको मज़ीद अच्छे तरीके से हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह हमें समझ आ जाएगी। आगे हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। आगे है जी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियंस एंड इंटरसेक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, यानी कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। जिस तरह यूनियन बराबर होते हैं उसी तरह इंटरसेक्शन भी बराबर होते हैं, इसी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शंस कहते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी, ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी। अगर 3 सेट्स हमारे पास मौजूद हो तो फिर ये प्रॉपर्टी लागू होती है। ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियंस। यानी 3 सेट्स मौजूद हों ए बी और सी, तो पहले हम बी और सी का यूनियन निकाल लेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसके साथ ए का यूनियन निकाल लेंगे, वो बराबर होगा अगर हम पहले ए और बी का यूनियन निकालें और उसका जो आंसर आएगा उसके साथ सी का यूनियन निकाल लें। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियंस। इसी तरह फोर्थ पे है ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इनटू इंटरसेक्शन सी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शंस होगी। इसी तरह है ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी
ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसी तरह है सिक्स में ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यानी कि जिस तरह ये यूनियन की इंटरसेक्शन में थी, इसी तरह ये इंटरसेक्शन की यूनियन में होगी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। आगे हमारे पास जो दो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें हम डी मॉर्गन्स लॉ भी कहते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ, ये हमारे पास होंगे डी मॉर्गन्स लॉ। ये दो प्रॉपर्टी हैं जो डी मॉर्गन्स लॉ के नाम से भी जानी जाती हैं। पहली है हमारे पास ए यूनियन बी होल इंटरसेक्शन इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसी तरह दूसरी है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉज के नाम से भी जानी जाती है। यानी कि ए यूनियन बी लें और उसका कंप्लीमेंट लें, वो हमारे पास बराबर होगा दोनों सेट्स का अलग-अलग कंप्लीमेंट लेके इंटरसेक्शन ले लें। इसी तरह दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेकर कंप्लीमेंट लें, वो बराबर होगा दोनों सेट्स का अलग-अलग कंप्लीमेंट लेके फिर उसका यूनियन ले लें। तो यहाँ पे हमारे पास सेट्स जो है वो कंप्लीट हो गया है। आगे हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स। ये हमारे पास लास्ट टॉपिक आ गया है। आगे हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स। अब ये हमारे पास क्या स्टेटमेंट है कि लेट ए एंड बी फाइनाइट सेट्स। अगर ए और बी कोई फाइनाइट सेट्स हैं तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स, ये हमारे पास एक प्रिंसिपल है। ये हमें क्या कहता है, ये स्टेट्स करता है कि अगर ए और बी कोई फाइनाइट सेट हो, ये कंडीशन है, इसका फुलफिल होना ज़रूरी है। अगर ए और बी लेट ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, अगर ए और बी फाइनाइट सेट्स हैं तो फिर क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और यहाँ पे ए यूनियन बी और एंड ए इंटरसेक्शन बी, ये भी फाइनाइट ही होंगे। जाहिर बात है अगर ए और बी फाइनाइट है तो इनका यूनियन और इंटरसेक्शन भी फाइनाइट ही होंगे। अब इसी तरह है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर थ्री सेट्स। ये था फॉर टू सेट्स। अब नीचे हमारे पास है फॉर थ्री सेट्स। इसमें भी तीन सेट होंगे ए बी और सी, और ये कंडीशन लाजमी है कि ए बी और सी जो है वो फाइनाइट होंगे। अगर ये फाइनाइट होंगे तो फिर क्या होगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ नंबर ऑफ ए यूनियन बी था क्योंकि दो सेट्स थे, नीचे होगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्योंकि तीन सेट होंगे। ये किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी। आगे होगा माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और यहाँ पे भी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये भी फाइनाइट होंगे। तो ये हमारे पास दो प्रिंसिपल थे। अगर दो सेट्स हों तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी बराबर होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। और अगर तीन होंगे तो ये बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए
प्लस बी प्लस सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी एंड ए एंड सी एंड बी एंड सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स होगा। यहाँ हमारा सेट का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आगे हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 एंड एक्सरसाइज 3.2। ये दोनों एक्सरसाइजेज जो हैं ये सेट के क्वेश्चंस, सेट के प्रॉब्लम्स, सेट के प्रूफ्स से रिलेटेड ही हैं। तो हम इंशाल्लाह आगे इन्हें पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आज जो लेक्चर दिया है उसकी सबको समझ आ गई होगी। तो बाकायदा इसका जब एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे तो जो कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे।